हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी नाम से क्लियर है कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे उपसहसंयोजी बंध बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। अभी हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में डी ब्लॉक में देखे थे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो उपसहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, मतलब कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वही बनाएंगे, जैसे आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, ये सब क्या बनाएंगे, उपसहसंयोजक यौगिक बनाएंगे। और उपसहसंयोजक यौगिक का मतलब क्या है, ऐसे यौगिक जिसमें दो तत्वों के बीच में जो बंध होगा वो कौन सा बंध होगा, उपसहसंयोजी बंध। तीन प्रकार के बंध पढ़े थे आप लोग, आयनिक बंध पढ़े थे, सहसंयोजी बंध पढ़े थे और विद्युत और उपसहसंयोजी बंध। कौन कौन से बंध, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और तीसरा क्या है, उपसहसंयोजी बंध। ये तीन प्रकार के बंध पढ़े थे, जानते हो सब कोई। आयनिक बंध मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान, मतलब कोई एक, जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, क्लोरीन को, तो सोडियम पे धनावेश और क्लोरीन पे ऋणावेश आ जाएगा, इनके बीच जो बॉन्ड बंध बनेगा उसको आयनिक बंध कहेंगे। सहसंयोजी बंध मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया और दोनों ने आपस में साझा कर लिया एक एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और उपसहसंयोजी बंध में क्या पढ़े थे आप लोग कि कोई एक तत्व, जैसे अमोनिया में से नाइट्रोजन क्या करता था, दो इलेक्ट्रॉन BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को देता था, तो सीधे कोई एक साथ क्या देंगे, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को देंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जब देगा कोई, तो उसको क्या कहेंगे, उपसहसंयोजी बंध बनेगा, ठीक है। जैसे तो ये उपसहसंयोजी यौगिक में उपसहसंयोजी बंध बनता है, और ये उपसहसंयोजी यौगिक मोस्टली कौन बनाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल लिखा हुआ है, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल जो है उसमें मैग्नीशियम रहता है, मैग्नीशियम उपसहसंयोजी यौगिक बनाता है क्लोरोफिल में, और हीमोग्लोबिन में आयरन। तो मेनली डी ब्लॉक मैंने कहा है, केवल डी ब्लॉक बनाता है ऐसा नहीं कहा है ना, मेनली डी ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। आयरन वगैरह से बनता है। आप लोग हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल बायो में पढ़े भी होंगे, इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो उपसहसंयोजी यौगिक के जैसा रहता है। अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड टू अ नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मतलब जो मैंने अभी बताया कि उपसहसंयोजी यौगिक कौन से यौगिक हैं, वे कंपाउंड्स जिसमें केंद्रीय धातु मतलब डी ब्लॉक का धातु ना, केंद्रीय धातु कौन है, वहां पे डी ब्लॉक वाले धातु है, केंद्रीय धातु के साथ कौन लगा रहता है, आयन या न्यूट्रल एटम लगा होता है, कौन से बंध से, कोऑर्डिनेशन बंध से, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजी बंध से जुड़ा रहता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की परिभाषा। मतलब कुल मिला के आप लोग क्या कह सकते हैं कि वह यौगिक जिसमें धातु परमाणु ऋण आयन अथवा उदासीन अणुओं से चारों ओर घिरे होते हैं, क्या कहलाते हैं, चारों ओर उपसहसंयोजी बंध द्वारा घिरे होते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। नोट कर लेना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ एक बार फिर से कि वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु ऋण आयन अथवा उदासीन अणु से लिखना, वह यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु ऋण आयन अथवा उदासीन अणु से चारों ओर से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो परिभाषा आप लोगों ने लिख ली। एग्जाम्पल है निकिल यहाँ पे टेट्रा कार्बोनिल है और उसके साथ निकिल जुड़ा हुआ है, तो ये देखो निकिल डी ब्लॉक का है कि नहीं, ये डी ब्लॉक का है, और इसके साथ यहाँ पे ये मैंने क्या कहा परिभाषा में कि इसके साथ कोई ऋणायन जुड़ा होगा या कोई उदासीन परमाणु जुड़ा होगा, तो ये उदासीन परमाणु इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये उपसहसंयोजी यौगिक के एग्जांपल्स हैं। इन दोनों के बीच में जो बंध बना होगा ना वो उपसहसंयोजी बंध बना होगा। यहाँ सिल्वर और साइनाइड के बीच में जो बंध है वो उपसहसंयोजी बंध है, यहाँ कॉपर और अमोनिया के बीच में जो बंध है वो उपसहसंयोजी बंध है, इसलिए ये क्या है, उपसहसंयोजी यौगिक है। और जिस भी अकार्बनिक रसायन की जिस शाखा में हम लोग उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या समन्वयन रसायन या उपसहसंयोजी यौगिकों का रसायन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, उपसहसंयोजी यौगिकों का रसायन या समन्वय रसायन। मतलब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो जिस पार्ट में पढ़ रहे हैं उसको समन्वय रसायन, ये सब आपको बुक में मिल जाएगा, एक बार बुक से आप लोग नोट कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन है, ऐसे ही इससे प्रश्न पूछने वाला नहीं है ना। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे आणविक या योगात्मक यौगिक। एक शब्द आता है योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं, तो योगात्मक यौगिक किसे कहेंगे, आप लोग लिख लेना, मैं बोल रही हूँ आप लोग नोट कर लेना। जब दो या अधिक सरल स्थायी यौगिकों के जब
दो या अधिक सरल स्थायी यौगिकों के विलयनों को उनके आणविक अनुपात में मिलाकर वाष्पीकृत होने तक गर्म करते हैं, तो जो नया पदार्थ या क्रिस्टल प्राप्त होता है वो योगात्मक यौगिक कहलाता है। मतलब कि दो या अधिक पदार्थ को आपस में जोड़ देना है ना, दो या अधिक पदार्थ को आपस में मिलाना है और मिला करके क्या करना है, गर्म करना है। कब तक? जब तक कि उसमें से वाष्प बाहर ना निकल जाए। जब वाष्प बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? क्रिस्टल बचेगा। उस क्रिस्टल को क्या कहेंगे? योगात्मक यौगिक। क्योंकि दो से अधिक चीज जुड़े हुए हैं ना आपस में, सिर्फ जुड़ना है, कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए योगात्मक यौगिक। तो ऐसे करके हम लोग योगात्मक यौगिक बनाते हैं। अब ये योगात्मक यौगिक दो प्रकार के हो सकते हैं, एक डबल साल्ट और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल साल्ट या इसी को जालक यौगिक या द्विक लवण हिंदी में बोल सकते हो, द्विक लवण कहते हैं, द्विक लवण। और या फिर दूसरा किस प्रकार का है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल, या इसी को हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उपसंयोजी यौगिक। तो उपसंयोजी यौगिक एक तरह से क्या है? योगात्मक यौगिक का प्रकार है उपसंयोजी यौगिक। उसी को संकुल भी कहते हैं और इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग द्विक लवण को देख लेते हैं। द्विक लवण जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो कार्नेलाइट का एग्जांपल, फिटकरी का एग्जांपल हो जाता है, या फिर मोअर साल्ट। फिटकरी तो आप लोग सुने हो ना, पोटासिलम, उसका भी एग्जांपल इसमें आप लिख सकते हो। तो ये दो एग्जांपल मैंने दिया है। देखो यहाँ पे दो या दो से अधिक यौगिक मिले हुए हैं। ये देखो KCl एक अलग यौगिक है और MgCl2 एक अलग, तो दो यौगिक जुड़ा है कि नहीं? इन दोनों के जुड़ने से क्या बना? कार्नेलाइट। वैसे यहाँ पे मोहर साल्ट FeSO4 फेरस सल्फेट एक अलग यौगिक है और अमोनियम सल्फेट अलग यौगिक है। दोनों को आपस में मिला दिए, मिला के गर्म किए होंगे, तब तक गर्म किए होंगे जब तक वाष्प नहीं निकले, फिर जो क्रिस्टल बचा वो क्या कहला रहा है? आपस में दोनों जुड़ गए तो मोहर साल्ट कहला रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी साइनाइड एक अलग यौगिक है और ये इसके साथ जुड़ा है। ठीक है, तो ये भी द्विक लवण है। मतलब दो अलग अलग यौगिक, दो या दो से अधिक सरल या स्थायी यौगिक आपस में जुड़ करके जो नया यौगिक बनाएंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग? योगात्मक यौगिक। तो दो या दो से अधिक यौगिक आपस में जुड़ के जो नया यौगिक बनाएंगे उसको योगात्मक यौगिक कहेंगे। और योगात्मक यौगिक दो प्रकार के बन सकते हैं, एक द्विक लवण के प्रकार के और एक संकुल या उपसंयोजी यौगिक के प्रकार के। अब द्विक लवण और संकुल या उपसंयोजी में क्या अंतर है? इसमें भी दो यौगिक हैं, इसमें भी दो यौगिक अलग अलग हैं। तो देखो इसमें अंतर यह है ना कि इसमें जो दो यौगिक हैं ये क्रिस्टल के रूप में तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही इसको पानी में घोलोगे, जैसे ही इसका विलयन बनाओगे, इसमें से पोटेशियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, मैग्नीशियम अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्लोराइड है वो भी अलग हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जब इसको विलायक में घोलते हैं, कॉम्प्लेक्स को या उपसंयोजी यौगिक को जब इसको विलायक में घोलते हैं तो ये विलायक में भी ऐसे ही रहता है, ऐसे टूट नहीं जाता है ना, इसी अवस्था में रहेगा। FeCN6 ये है ना, FeCN6 इसी रूप में रहेगा, ये 4- टूटेगा नहीं। पर इसमें क्या अंतर है कि ये पूरा पूरा विलयन में जाके टूट जाता है। तो इन दोनों में अंतर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, द्विक लवण और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अंतर लिखो, तो आप लोग बुक से एक बार अंतर को नोट कर लेंगे। ये इसका अस्तित्व केवल क्रिस्टलीय अवस्था में है, विलायक में घोलने से ये अलग अलग हो जाते हैं। इसका अस्तित्व विलायक में भी है और क्रिस्टलीय अवस्था में भी है। ठीक, तो और एग्जांपल्स और इसके अंतर जो है उसको आप लोग लिख लेना। हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है द्विक लवण, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या उपसंयोजी यौगिक पढ़ना है। तो उपसंयोजी यौगिक तीन प्रकार के, एक केटायनिक, एक एनायनिक और एक न्यूट्रल। मतलब धनायनिक संकुल, ऋणायनिक संकुल और उदासीन संकुल। हिंदी में नोट जरूर कर लेना, धनायनिक संकुल, ऋणायनिक संकुल और उदासीन संकुल। आप लोग इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी में जरूर नोट कर लेना। अब देखो धनायनिक, ऋणायनिक और न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ था। ये देखो, ये एग्जाम्पल जो था ये उपसंयोजी यौगिक का एग्जाम्पल था। ये जो मैंने लिखा था इसमें कुछ भी चार्ज में नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे इसमें माइनस में चार्ज -1 लिखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ कुछ उपसंयोजक यौगिक में ना कोई चार्ज नहीं होता है, किसी में ऋण चार्ज होता है, किसी में धन चार्ज होता है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे बांटा गया है। अगर धन चार्ज है तो धनायनिक, अगर धन चार्ज है तो धनायनिक संकुल, ऋण चार्ज है तो ऋणायनिक संकुल। ये गलत लिख दिया है मैंने, ये धन वाला नहीं होगा ना यहाँ पे, ये सही है। और अगर कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगा है तो इसको क्या कहेंगे? उदासीन संकुल। तो धनायनिक संकुल कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ऋणायनिक संकुल एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स उदासीन संकुल। वे संकुल, वे उपसंयोजी यौगिक जिसमें धनावेश होता है धनायनिक संकुल कहलाते हैं। वे उपसंयोजक यौगिक जिसमें ऋणावेश होता है ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। और वे उपसंयोजक यौगिक जिसमें ना तो धनायन होता है ना तो ऋणायन होता है वो उदासीन संकुल कहलाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा है कि इसमें चार्ज है, किसी में चार्ज नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
क्योंकि अब ये उपसंयोजी यौगिक एकदम नया चैप्टर है, आप लोग इसको पहले 11th क्लास में भी ऐसा कुछ नहीं पढ़े हो, तो इसमें जो कुछ टर्म्स आएंगे नए नए, तो पहले हम लोग उन शब्दों की परिभाषा या शब्दों के बारे में पढ़ लेते हैं। जो भी नए नए शब्द आएंगे वो उनका क्या मतलब है और उन शब्दों से आपको एक बार परिचय करा देते हैं। तो देखो इसमें आपको एक नया शब्द सुनने को मिलेगा, लीगेंड। लीगेंड या संलग्नी, हिंदी में भी लीगेंड लिख सकते हो, संलग्नी, लीगेंड या संलग्नी। एक शब्द मिल रहा है आप लोगों को सुनने को, सेंट्रल एटम या आयन, केंद्रीय आयन या केंद्रीय धातु, केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु या केंद्रीय आयन, जो आपको बोलना है वो बोल सकते हो, केंद्रीय धातु, केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय आयन। ठीक है, ये दो शब्द मिलेंगे। तो ये केंद्रीय परमाणु और शब्द से तो आप लोग हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट से भी परिचित हो, संकरण में आप लोग इसको पढ़े हुए हो। ठीक है, लीगेंड या संलग्नी। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिखे हैं NiCO4, पहले लिख चुके हैं ना। तो इसमें निकिल ये केंद्रीय धातु है, तो जो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा उसको आप लोग केंद्रीय धातु बोलोगे, सेंट्रल एटम बोलोगे या सेंट्रल मेटल एटम बोलोगे। ठीक है, वो केंद्रीय धातु हो गया। लेकिन इसके साथ जो ये पदार्थ जुड़ा हुआ है ना, यौगिक जुड़ा हुआ है, ये इसको हम लोग बोलेंगे लीगेंड। ये है लीगेंड जो इसके साथ लगा हुआ है। ठीक, जैसे एक और एग्जाम्पल वहां पे लिखा हुआ था FeCN6, तो ये केंद्रीय धातु और ये वाला क्या लगा है, इसके साथ लीगेंड लगा हुआ है। ठीक है, इधर भी देख सकते हैं और एग्जांपल्स हैं। ये देखो, ये लीगेंड H2O कोबाल्ट केंद्रीय धातु, निकिल केंद्रीय धातु, अमोनिया लीगेंड यहाँ पे। ठीक, समझ में आ गया लीगेंड का मतलब। तो लीगेंड यहाँ पे करता क्या है, ये तो केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। देखो लिखा मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और जो उसके साथ लीगेंड लगा है वो उसको इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। क्योंकि उपसंयोजी बंध कैसे बनेगा, कोई एक X Y को 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ दान कर दे, तो ये जो Y है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये जो X है ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो यहाँ पे Y जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वो कौन है, केंद्रीय धातु डी ब्लॉक वाला, और X जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कौन है, लीगेंड। तो जो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको लीगेंड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का युग्म कौन दान करेगा, लीगेंड, और इलेक्ट्रॉन युग्म कौन ग्रहण करेगा, केंद्रीय धातु। अब जो इलेक्ट्रॉन देता है, आप लोग लुईस की परिभाषा पढ़े हो एसिड और बेस की, अम्ल और क्षार की, कि इलेक्ट्रॉन देने वाला अम्ल कहलाता है लुईस अम्ल और इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्षार कहलाता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि लीगेंड क्या है, उल्टा बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन देने वाला क्षार कहलाता है जैसे अमोनिया है ना, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला अम्ल कहलाता है। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि लीगेंड चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो क्षार कहलाएगा लुईस बेस, और केंद्रीय धातु चूंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा लुईस एसिड। यहाँ पे गलत लिखा है मैंने, लुईस एसिड कहलाएगा। ठीक है, सुधार लेना आप लोग। अब लीगेंड कौन कौन हो सकते हैं, तो देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख रहे हो, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लीगेंड हो सकता है। ये एग्जांपल था साइनाइड, ये लीगेंड हो सकता है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, H2O, अमोनिया, क्लोरीन, एथिलीन डाइएमीन। कोई छोटा मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई बड़ा मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, कोई उदासीन परमाणु, उदासीन यौगिक हो सकता है। जैसे ये उदासीन है, कोई चार्ज नहीं, ये उदासीन है, कोई चार्ज नहीं, पर इसमें ऋण आयन है ना, तो आयन भी हो सकता है। कोई भी लीगेंड का काम कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे लीगेंड से आपको परिचित कराऊंगी बाद में मैं। दूसरा जो शब्द है वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको हिंदी में बोलते हैं उपसंयोजी मंडल। मंडल मतलब जिसके अंदर हम लोग उपसंयोजी यौगिक का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है FeCN6, मैं यहाँ लिख देती हूँ FeCN6। ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है ना, ये पूरा, इसको बोलेंगे उपसंयोजी मंडल। बड़े ब्रैकेट के अंदर वाले को उपसंयोजी मंडल बोलेंगे। ठीक है, अब उपसंयोजी मंडल में एक और शब्द मैंने लिखा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर दोनों बोल सकते हो ना। अब साथ में और लिखा हुआ है काउंटर आयन। काउंटर आयन जो इधर बगल में लिखा है, यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल में, ये देखो यहाँ पे FeCN6, यहाँ पे पोटेशियम 4 लिखा हुआ है। तो ये जो बाहर में लिखा है ना, यहाँ पे पोटेशियम K4, ये जो बाहर में लिखा रहेगा इसको बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन। अब वो इस साइड भी लिखा हो सकता है, इस साइड भी लिखा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कोई सा एग्जाम्पल कि जैसे CrH2O6, ये हो गया उपसंयोजी मंडल, ये केंद्रीय धातु क्रोमियम और ये लीगेंड H2O, और इधर बगल में जो लिखा है Cl3 3 क्लोरीन, ये क्या हो जाएगा, काउंटर आयन। तो ब्रैकेट के बाहर, जो बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा हुआ है उसको काउंटर आयन बोलेंगे। ठीक है, चाहे वो इस साइड लिखा हो चाहे वो इस साइड लिखा हो। तो काउंटर आयन समझ गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब नंबर किसको बोलेंगे, तो संलग्नी या लीगेंड की संख्या, लीगेंड की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो लीगेंड की संख्या कितनी है,
6 लिगेंड है ना, यहाँ 6 लिखा है मैंने, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे देखो लिगेंड की संख्या कितनी है 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। तो लिगेंड की संख्या को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसी को बोलते हैं उप सहसंयोजी संयोजन संख्या। फिर है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। जब ये शब्द वैसे ही बहुत कम यूज होता है, लेकिन जब ये शब्द सुनने को मिले तो समझ जाना संरचना की बात कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई संरचना निकेल 4 कोबाल्ट 4 कार्बन मोनोऑक्साइड लगे हैं, तो 1 2 3 4 ऐसी संरचना बनाएगा ये टेट्राहेड्रल। तो हम लोग इसको संरचना को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, मतलब संरचना ना बोल करके पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें एक चीज क्या देखना पड़ेगा हम लोग को, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण इस अवस्था। ऑक्सीकरण संख्या सब परिचित हो, सब जानते हो है ना, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, K4FeCN होल 6। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण संख्या हम लोग को आयरन का निकालना होगा। ऑक्सीकरण संख्या किसका निकालेंगे, केंद्रीय धातु का ना, सेंट्रल एटम का निकालेंगे, तो आयरन का निकालना होगा। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीकरण संख्या 2 आता है, मैं निकालना सिखाऊंगी कैसे आता है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है 2, ऐसे रोमन में लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे 2 नहीं लिखेंगे, +2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 ऐसे। प्लस है ये पता रहना चाहिए आप लोगों को, इसमें प्लस नहीं लगाएंगे, लेकिन वो प्लस ही होगा हमेशा, डी ब्लॉक वाला है तो हमेशा प्लस ही देगा। ठीक है, तो ऐसे +2 ना लिख करके ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है कि रिप्रेजेंट कैसे करना है, रोमन नंबर से, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रोम रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे प्लेटिनम का है तो +2 तो यहाँ पे 2 लिख देना है। ठीक, क्रोमियम का है तो +3 तो यहाँ पे 3 ऐसे लिख देना है। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना कैसे है मैं भी बताऊंगी। फिर चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, ये तो अभी आप लोग देख लिए कि किसी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, धन आयन, किसी में ऋण आयन और किसी में उदासीन, यही बता रहा है यहाँ पे। फिर होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक, होमो मतलब होता है सम, हेट्रो मतलब होता है विषम। देखो नाम से स्पष्ट है, अगर एक ही जैसे लिगेंड है तो होमोलेप्टिक बोलेंगे, अगर अलग अलग प्रकार के लिगेंड है तो हेट्रोलेप्टिक बोलेंगे। देखो यहाँ पे सिर्फ अमोनिया ही लिगेंड है तो इसको होमोलेप्टिक, लेकिन यहाँ पे अमोनिया के साथ क्लोराइड लिगेंड भी जुड़ा हुआ है तो ये हेट्रोलेप्टिक हो जाएगा। ठीक है, फिर मतलब यहाँ पे 2 प्रकार के लिगेंड है, पहला अमोनिया और दूसरा क्लोराइड। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार का लिगेंड था। अगर एक ही प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु से जुड़े हैं तो होमोलेप्टिक, और अगर अलग अलग प्रकार के लिगेंड से केंद्रीय धातु से जुड़े हैं तो हेट्रोलेप्टिक। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैं कोबाल्ट को जोड़ती हूँ अमोनिया से, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी अमोनिया, यहाँ पे भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, सब जगह अमोनिया, 6 जगह। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट के साथ 1 2 3 4 5 6, 4 जगह कोबाल्ट अमोनिया है, NH3 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 NH3, और 2 जगह पे क्या है क्लोरीन। तो ये हेट्रोलेप्टिक, और ऐसे सब जगह सेम है तो होमोलेप्टिक। ठीक है, फिर होमोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर, ये भी क्लियर है। अगर एक ही केंद्रीय धातु है, एक ही केंद्रीय धातु, एक ही सेंट्रल एटम, तो क्या बोलेंगे होमोन्यूक्लियर। और अगर एक से ज्यादा, एक से अधिक केंद्रीय धातु हैं तो उसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक ही आयरन ही है केवल, यहाँ सिर्फ निकिल है, यहाँ सिर्फ कोबाल्ट था, यहाँ सिर्फ कोबाल्ट था, तो एक ही केंद्रीय धातु थे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोन्यूक्लियर। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है होमोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। एक ही केंद्रीय धातु है तो होमोन्यूक्लियर, एक से अधिक केंद्रीय धातु है तो पॉलीन्यूक्लियर। जैसे यहाँ एक कोबाल्ट है, यहाँ एक ही कोबाल्ट है, यहाँ पे सिर्फ निकिल है, तो एक एक धातु है केवल, तो ये होमोन्यूक्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, देखो 2 प्लेटिनम है, एक इधर भी है एक इधर भी है, तो इसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियर। ठीक, अब देखो लिगेंड हम लोगों ने देखा था, लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, दान करता है। अब लिगेंड के टाइप्स में आ जाते हैं, हम लोग लिगेंड के बारे में और विस्तृत पढ़ेंगे। तो देखो लिगेंड कई प्रकार के हो सकते हैं। यूनिडेंटेड इसको बोलते हैं, मोनोडेंटेड भी बोलते हैं, हिंदी में एक दंतुर, डाइडेंटेड द्विदंतुर, टरडेंटेड त्रिदंतुर, टेट्राडेंटेड चतुर्दंतुर, हेक्साडेंटेड मतलब कि षष्ठ दंतुर, 6 बार है ना, बहुदंतुर भी बोल सकते हो, एक दंतुर बहुदंतुर, एक से अधिक हुआ तो 2 3 4 5 हुआ तो बहुदंतुर बोल दो। ठीक है, अब ये दंतुर एक दंतुर इसका मतलब क्या है, या यूनिडेंटेड का मतलब क्या है, मतलब जो एक ही बार इलेक्ट्रॉन दान करेगा। जैसे अमोनिया के पास एक ही लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर एक ही बार दान कर सकता है। H2O के पास 2 लोन पेयर होता है, लेकिन ये हमेशा एक बार में एक ही दान करता है, दूसरा दान नहीं करता है। साइनाइड के पास एक ही ऋण चार्ज है, तो ये ऋण चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको दान करेगा। ठीक है, तो ये एक एक बार दान कर सकते हैं, तो इनको एक दंतुर बोलेंगे। डाइडेंटेड मतलब 2 बार दान करे। जैसे एक लिगेंड है एथिलीन डाइएमीन, इसका नाम क्या है, एथिलीन
डाई एमीन। इसमें देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके पास एक लोन पेयर, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके पास एक लोन पेयर, तो ये भी दान करेगा, ये भी दान करेगा। यहाँ पे कोई धातु जोड़ देते हैं, मान लो आयरन, ठीक, दोनों दान कर रहे हैं, तो 2 बार दान कर रहा है, एक एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन 2 बार दान कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विदंतु। अब नाम से स्पष्ट है, टर्ड एंटेड मतलब 3 बार दान करेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, डाई इन लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है, ऐसे लिखते हैं इसका नाम N2 एमिनो एथिल एथेन 1,2 डाई एमीन, ये इसका नाम है। शॉर्टकट में इसको ऐसे लिख देते हैं डाइन, है ना। शॉर्टकट नाम को आप लोग को पता रखना है, शॉर्टकट नाम पता रखना। अब संरचना पता रखना, ये नाम नहीं भी पता रहेगा चलेगा। तो इसकी संरचना कैसी है, देखो इस तरह की है। तो ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन से एक बार इलेक्ट्रॉन, फिर इस नाइट्रोजन से एक बार इलेक्ट्रॉन, फिर इस नाइट्रोजन से एक बार इलेक्ट्रॉन। कितने बार दान किया मेटल को, 3 बार, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टर्डंतुर, मतलब 3 बार वो इलेक्ट्रॉन दान करेगा। वैसे एक एग्जाम्पल है चतुर्दंतुर का, ट्राई इन, इसी की जैसा संरचना है, उसमें 4 बार रहेगा ऐसे। देखो मैं यहाँ पे संरचना बना रही हूँ ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH2 CH2 NH2 NH, फिर CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। अब देखो ये नाइट्रोजन एक बार, ये नाइट्रोजन एक बार, ये नाइट्रोजन एक बार, और ये नाइट्रोजन एक बार, धातु को इलेक्ट्रॉन देंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक। तो ये कितने बार दान किया, 1 2 3 4 बार, इसलिए इसको चतुर्दंतुर या टर्डेंटेड। वैसे ही हेक्साडेंटेड एग्जांपल है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, बुक में नाम लिखा हुआ है, देख लेना, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये संरचना बनाई है मैंने। यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन देगा इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन देगा, ये ऋण चार्ज देगा, ये ऋण चार्ज देगा, ये ऋण चार्ज और ये ऋण चार्ज, तो 1 2 3 4, और ये दोनों नाइट्रोजन 6 बार देगा इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, हेक्साडेंटेड लिगेंड या षष्ठदंतुर लिगेंड। क्लियर है, तो ये लिगेंड के टाइप हो गए। अब मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं कोऑर्डिनेशन ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाऊंगी आप लोगों को। देखो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, K4FeCN6, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। सबसे पहले घात में कुछ लगा है क्या, नहीं लगा है, तो यहाँ पे देखो कितने, 4 पोटेशियम प्लस 1 आयरन प्लस 6 साइनाइड, और चार्ज में कुछ नहीं है तो 0, ठीक। अब कुछ लिगेंड का नाम मैं आप लोगों को, आप लोग बुक से देखेंगे और सब कौन से लिगेंड में क्या चार्ज होता है ये चेक कर लेंगे। जैसे साइनाइड है, मैं यहाँ बुक में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि साइनाइड पे क्या चार्ज होता है और साइनाइड का नाम क्या है, ठीक। साइनो बोलते हैं, साइनाइडो बोलते हैं इसको, और इस पे क्या चार्ज होता है ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो ये बुक में साइनाइड पे चार्ज दिया हुआ है Cn-1 चार्ज है। सारे लिगेंड के नाम लिखे हुए हैं, कई सारे जो आप लोगों को ज्यादातर यूज होंगे, एनसीईआरटी की बुक है ये। जैसे H2O लिगेंड है, उस पे 0 चार्ज होता है, अमोनिया है उस पे 0 चार्ज होता है, कार्बोनिल है उस पे 0 चार्ज होता है, ठीक है। ये सब जो है क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडो, एसीटेटो, साइनाइडो और थायोसाइनाइडो, ये सब पे कितने चार्ज है, -1 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है, इस पे -4 चार्ज है। तो ये सब लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को याद रखना है, स्ट्रक्चर, चार्ज। और बगल में देखो ये भी लिखा हुआ है कि कौन यूनिडेंटेड है, कौन मोनोडेंटेड है। जैसे देखो H2O यूनिडेंटेड है, मतलब एक ही बार दान करेगा, अमोनिया एक ही बार दान करेगा, कार्बोनिल एक ही बार दान करेगा, लेकिन एथिलीन डाइएमीन जो दिया है ये डाइडेंटेड है, मतलब 2 बार दान करेगा, एक बार इस नाइट्रोजन से, एक बार इस नाइट्रोजन से, ठीक है। सेम वैसी ग्लाइसिनेट यहाँ पे डाइडेंटेड, ये पूरे के पूरे मोनोडेंटेड, मतलब एक ही बार दान करेंगे। मोनो बोलो या यूनी बोलो सेम है ना। ये वाला हेक्साडेंटेड मतलब 6 बार दान करेगा, जबकि चार्ज कितना इस पे -4 है, पर 6 बार दान करेगा। तो इससे आप लोगों को पता कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास है साइनाइड, तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, एग्जाम्पल ये यहाँ पे हम लोग निकाल रहे थे, ये देखो एक्चुअली अभी कैमरा मैंने पूरा रिकॉर्ड कर दिया था, सॉल्व कर दिया था, लेकिन कैमरा बंद था, तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ उसको। तो यहाँ पे देखो 4 पोटेशियम, 1 आयरन, 6 साइनाइड और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। साइनो में -1 है तो -1 लिख दिए, पोटेशियम का +1 है, आपको पता है। बस कैलकुलेट करेंगे, -4 -6 और +4 -2 इधर जाएगा +2, यानी आयरन पे कितना आया, +2 चार्ज आया, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल मैंने ले लिया है, इसमें काउंटर आयन इधर था, अब हम लोग इधर वाले काउंटर आयन वाला ले लिया एग्जांपल, क्रोमियम। तो क्रोमियम H2O और 3 क्लोरीन और इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे के घात पे कुछ नहीं है, ठीक। तो क्रोमियम का तो कैलकुलेट करना है, H2O का कितना होता है, यहाँ पे देखो H2O का कितना चार्ज होता है, 0, तो हम लोग H2O की जगह पे क्या लिख लेंगे, 0। और क्लोराइड का कितना लेते हैं, -1, तो ये तो ठीक है, -1 और 3 -3 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। क्रोमियम का कितना आएगा, +3, ठीक है।
तो ये था ऑक्सीकरण संख्या, ऐसे आप लोगों को निकालनी है। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी, आप लोग उसको बनाएंगे। अब देखो एक और चीज मैं आप लोगों को इसमें बता देती हूँ। जैसे काउंटर आयन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो काउंटर आयन लिखा हुआ है K4FeCN6 के साथ। अगर इस काउंटर आयन को हटा दो, यहाँ से 4 पोटेशियम में हटा दूं, तो जब मैं 4 पोटेशियम हटाऊंगी, ये सब मैंने पहले एक बार रिकॉर्ड कर दिया था, पर वो शायद वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये 4 पोटेशियम प्लस है यहाँ पे, और ये देखो क्या हुआ, यहाँ से पोटेशियम निकल गया, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, 4 पोटेशियम निकल गया मतलब 4 बार प्लस निकल गया, 4 बार प्लस निकल गया, तो 4 बार प्लस को बैलेंस करने के लिए इस उप सहसंयोजक यौगिक के मंडल के ऊपर कितना चार्ज लग जाएगा, -4। 4 प्लस निकला तो -4 यहाँ पे लगा दो। तो या तो इसको ऐसे लिखो पोटेशियम के साथ, और अगर पोटेशियम के बिना लिखोगे तो -4 लगाना पड़ेगा। इस कंडीशन में देखो हम लोग निकाल रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या, तो ये आयरन 6 साइनाइड बराबर, अब पूरे के घात में -4 लिखा है, तो यहाँ पे बराबर की इधर हम लोग क्या लिखेंगे, -4 लिख देंगे। आयरन कैलकुलेट करना है, साइनाइडो का -1 होता है, -4, +6 इंटू -1 -6, इधर -4 है, -6 इधर जाएगा, +6 हो जाएगा, -4 + 6 इज इक्वल टू कितना आएगा, +2। तो देखो इसका भी +2 ही आया, इसका भी +2 आया था, तो आ रहा है ना सेम, मतलब सही लिखे हैं, गलत नहीं लिखे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, काउंटर आयन हटाओगे तो उसी के अपोजिट उतना ही चार्ज लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्लोराइड को हम लोग हटाएंगे, तो क्लोराइड में माइनस चार्ज होता है, 3 क्लोराइड हटाए तो 3 माइनस निकल गया, 3 माइनस निकल गया, तो इसके ऊपर क्या चार्ज लगाना पड़ेगा, प्लस चार्ज लगाना पड़ेगा, और 3 निकला है तो 3 प्लस लगाओ, ऐसे लिख सकते हैं। तो चाहो तो ऐसे लिखो, चाहे तो क्लोराइड के साथ, क्लोरो के साथ लिखो, ठीक है। तो ये +3 हो गया, सेम वही ऑक्सीकरण संख्या निकाले, सेम आ रहा है, +3 ही आ रहा है, ठीक। तो ये ऑक्सीकरण संख्या निकालना। अब आप लोगों को कुछ मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप लोग ऑक्सीकरण संख्या निकाल के लाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये है K3FeCN होल 6, और क्वेश्चन देखो कोबाल्ट H2O होल 6 3+, फिर निकिल CO होल 4। अच्छा, अब इसका मैं निकाल के आप लोगों को बताती हूँ, CrNH2 होल 6 Cl3, इसमें मैं निकाल देती हूँ इसको, ठीक है। कोबाल्ट है, 6 अमोनिया है, प्लस क्या है, 3 क्लोरीन है, और बराबर उपसहसंयोजी यौगिक पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम लोग 0 कर दिए, ठीक। अब कोबाल्ट 6 अमोनिया, अमोनिया में कितना होता है, तो आप लोग के पास बुक में मैंने बता दिया, कि वहां पे आप लोग चेक कर लेना, नोट कर लेना। ये देखो, ये अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया में होता है 0, तो यहाँ पे अमोनिया की जगह पे हम लोग 0 ले लेंगे। फिर क्लोराइडो में कितना होता है, -1 0, कोबाल्ट प्लस ये 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, कोबाल्ट -3 इधर जाएगा तो आएगा +3, तो यहाँ कोबाल्ट में कितना है, +3। तो अगर एक से अधिक लिगेंड दिया हुआ है तो ऐसे निकालना है ना। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ आप लोगों को, आप लोग बनाना, बुक में जितने भी दिए हुए हैं नाम सबका तो आप लोगों को बनाना ही चाहिए खुद से भी, पर मैं फिर भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे CONH3 होल 5 NO2 होल थ्राइस, COEN होल ट्वाइस, F2 Cl4, ठीक है। ये सब का निकाल लो, और बुक में और भी दिए हैं, आप लोग प्लीज बुक से एक बार रेफर करना और चेक करना। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।